नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आज की चर्चा नॉन पॉलिटिकल होगी। आज ना आरोप होंगे, ना झूठे दावे होंगे और ना ही खींचतान होगी। कोरोना के मामले किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं ये हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। अस्पतालों से लेकर आइसोलेशन सेंटर तक क्या हाल है ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज की चर्चा उन सवालों को लेकर है जो आपके मन में है, जो आपके परिवार में मौजूद हर उम्र के सदस्यों के मन में है। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा और सीधा सा सवाल यही है कि कोरोना से कैसे लड़ें और कैसे बचें। एक्सपर्ट बताते हैं कि सतर्कता ही बचाव है, लेकिन सवाल यही है कि सतर्कता हो कैसी? क्या मास्क पहन लेना, हाथ धोते रहना यही सतर्कता है या इससे आगे भी कुछ है करने की जरूरत? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ खास डॉक्टर्स का पैनल भी होगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे उससे पहले आप देखिए कोरोना का बीते 24 घंटे का अपडेट। और आप देखिए 24 घंटे में यूपी में क्या कोरोना का संक्रमण फैला है। 30,596 नए मामले सामने आए हैं। 129 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में यदि बात की जाए रिकवरी की तो 9,041 लोग ठीक हुए हैं। संक्रमण की रफ्तार ज्यादा है। 24 घंटे में सैंपल की जांच 2,36,492 लोगों की हुई और इनमें से करीब 12 से 13% लोग संक्रमित पाए गए हैं। और अब तक कुल रिकवरी 6,50,333 की। जिले का हाल देखिए आप। लखनऊ में 5,551 24 घंटे में नए मामले। इसके अलावा लखनऊ में बात की जाए मौत की तो 22 लोगों की जान चली गई कोरोना के चलते बीते 24 घंटे में। उधर प्रयागराज में 24 घंटे में 1,711 नए मामले सामने आए और 11 लोगों की मौत हुई है। इसके आगे बढ़ते हैं। कानपुर की यदि बात की जाए तो 24 घंटे में 1,839 नए मामले सामने आए हैं और 8 लोगों की मौत हो गई है। वाराणसी में 24 घंटे में 2,011 नए केस सामने आए हैं और 10 लोगों की जान कोरोना के चलते गई है। झांसी में 24 घंटे में 954 मामले सामने आए हैं और झांसी में मौत का आंकड़ा भी 2 तक पहुंचा है। उधर आगरा की यदि बात की जाए तो आगरा में 24 घंटे में 440 नए केस सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली से सटे नोएडा का हाल क्या है ये भी जानिए। 700 केस 24 घंटे में सामने आए हैं और 3 लोगों की जान गई है इसी कोरोना के चलते। और चूंकि आज उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन था तो फिर सरकार की कोशिश यही थी कि लोग घर पे हैं तो इसका फायदा ऐसे उठाएं कि सैनिटाइजेशन करा लिया जाए और उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर, झांसी, बहराइच, सहारनपुर, रामपुर, बागेश्वर, उत्तराखंड की भी तस्वीर इसमें शामिल है। और इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप देखिए किस तरह से सैनिटाइजेशन किया गया और जब लोग घर में थे उनको घर में रखा गया। ये वीकेंड लॉकडाउन 35 घंटे का जब उत्तर प्रदेश में जारी है, अभी भी चल रहा है, इसका सदुपयोग ऐसे किया गया कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। फायर ब्रिगेड के द्वारा और सफाई कर्मचारियों के द्वारा, स्वच्छता दूतों के द्वारा और जो कोरोना वॉरियर्स लगे हुए लगातार हमारी आपकी सुरक्षा में, उनके द्वारा यह सैनिटाइजेशन का काम किया गया। तो कोरोना कर्फ्यू जो 35 घंटे का जारी है, संक्रमण की चेन टूटेगी, उम्मीद यही है और हर कोई उम्मीद की नजरों से देख भी रहा है क्योंकि कोरोना के जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। देश की यदि बात की जाए तो 2,61,000 मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। यह भयावह स्थिति है, यह रिकॉर्ड तोड़ने वाली स्थिति है और यह बताती है कि किस तरह से देश में, प्रदेश में, आपके शहर में, आपके जिले में कोरोना पैर पसार रहा है। इसलिए कोरोना से बचे कैसे, लड़े कैसे? सतर्कता बचाव है, लेकिन सतर्कता कैसी होनी चाहिए, ये सारे सवाल आज हम जानेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप डॉक्टर हैं और आपके द्वारा हम जानेंगे किस तरह से कोरोना से बचना है। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। डॉक्टर आशीष अग्रवाल, आप अध्यक्ष हैं IMA गाजियाबाद के, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और डॉक्टर निधिका पांडे, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर निधिका पांडे जी और डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी, आपका भी। पहला सवाल डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी आपसे, सवाल सीधा सा है, हम एक एक करके सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और शुरुआत होती है
सवालों की जांच से। जो जांच लोग कराने जाते हैं या जिनको कराना है, उसका सही वक्त क्या है? मतलब इसका यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक्सपोज हो जाता है, कोरोना के संक्रमित किसी व्यक्ति के टच में आ जाता है या उसको ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं, तो जांच होनी कब चाहिए? सिम्टम्स जब पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाए तब, या आप किसी के संपर्क में आ गए तो आप कल जाकर जांच करा लें? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। इसमें दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट और एक होता है आरटीपीसीआर। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसका महत्व होता है कि जब शुरुआत में आप पहले दूसरे दिन आपको सिम्टम आ गया है, फीवर आ गया है, तो आप जाके जांच करा लें। और अगर आपको ये लगता है कि रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है तो फिर आरटीपीसीआर कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैपिड एंटीजन अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर वो पॉजिटिव है तो ये माना जाता है कि व्यक्ति को कोरोना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लगता है कि रैपिड एंटीजन नेगेटिव आ गया है और आपका फीवर अभी भी चल रहा है और डॉक्टर ये सस्पेक्ट करता है कि आपको कोविड हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि तीसरे चौथे दिन या पांचवें दिन या छठे दिन आप आरटीपीसीआर का टेस्ट कराएं। अगर आरटीपीसीआर आप पहले या दूसरे दिन कराते हैं तो वो नेगेटिव आ जाता है। इसी तरीके से आरटीपीसीआर अगर आप 8वें-9वें दिन के बाद कराते हैं तो भी नेगेटिव आ जाता है। तो लोगों को ये लगता है कि मुझे कोरोना नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। आरटीपीसीआर का भी अपना समय है, रैपिड एंटीजन का भी अपना समय है। और फिर भी अगर लगता है कि दोनों टेस्ट नेगेटिव हैं और फिर भी सिम्टम बने हुए हैं, तो पेशेंट को HRCT स्कैन जो होता है, CT स्कैन चेस्ट का, वो कराना चाहिए। वो भी एक बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है जो आप 9वें दिन 10वें दिन भी करा सकते हैं। और अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो ऐसा देखा गया है कि आरटीपीसीआर अगर नेगेटिव भी है या रैपिड एंटीजन नेगेटिव भी है तो भी वो पेशेंट कोरोना पेशेंट की तरह ही ट्रीट होना चाहिए जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आरटीपीसीआर एक टेस्ट होता है, उसमें आपने देखा होगा कि सीटी वैल्यू लिखी जाती है जी। ये एक बहुत आजकल चल रहा है सवाल कि भाई सीटी वैल्यू मेरी 22 आ गई, मेरी 24 आ गई, मेरी 26 आ गई। लोग इस चीज से परेशान रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सीटी वैल्यू अगर किसी की 15-16 है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें वायरल लोड ज्यादा है, बीमारी ज्यादा गंभीर है। इसी तरीके से सीटी वैल्यू अगर 30-32 आ रही है तो इसका मतलब उसमें वायरल लोड कम है। जब सीटी वैल्यू 35 के ऊपर चली जाती, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट में ये साइकिल है जो डिटेक्ट करता है वायरस को, तो अगर 35 के ऊपर जा रहा है तो ये कह दिया जाता है कि टेस्ट नेगेटिव है। 35 के नीचे है तो माइल्ड है, और नीचे है तो मॉडरेट है, और नीचे है तो वो बहुत सीवियर डिसीज है। इस तरीके से ये देखा जाता है आरटीपीसीआर में। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी, और हमें पता चला है कि आप पिछले कई दिनों से अस्पताल में ही हैं। आप कोरोना पेशेंट को देख रहे हैं, अस्पताल में ही रहकर उनका ख्याल रख रहे हैं, तो सतर्कता ही बचाव है ऐसा कहा जा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आप ही से है कि आप कैसे कोरोना पेशेंट्स के बीच में सतर्क रह रहे हैं, करना क्या चाहिए और आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं? देखिए साहब, ये आप ही लोगों का आशीर्वाद कह लें या सहयोग कह लें कि मैं बहुत समय से कोरोना पेशेंट के बीच में ही हूँ, और मैं काफी समय से कोरोना आईसीयू में काम करता हूँ। जो हमारा हॉस्पिटल है गायत्री हॉस्पिटल लोहिया नगर में, मैं वहाँ पे कार्य करता हूँ, और हमारा पूरा हॉस्पिटल कोविड के लिए है। और हम लोगों का काफी समय आईसीयू में गुजरता है। हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं, पूरा पीपीई किट पहन के पेशेंट के साथ काम करते हैं, उनको वेंटिलेटर पे भी लेते हैं, इंट्यूबेट भी करते हैं। और क्योंकि आईसीयू में आप जानते हैं कि किस तरीके के पेशेंट होते हैं, बिल्कुल, ये हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना जरूरी होता है पेशेंट से। फिर भी हम लोग जब जरूरी होता है तो पेशेंट के पास में रहते हैं, क्योंकि ये तो हमारा काम है और हमें मानवता की सेवा के लिए करना भी होगा, चाहे इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े। ये तो लड़ाई है, इस लड़ाई को तो आपको हर हालत में जीतना है। लड़ाई तो है, ये लड़ाई में आप जैसे जब कोरोना वॉरियर्स हमारे साथ हैं, हमारे समाज के साथ हैं, हमारे देश के साथ हैं, तो ये लड़ाई हम जीत जाएंगे ऐसा विश्वास पैदा होता है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, सवाल अगला मेरा आपसे, और सवाल सीधा सा है कि मास्क पहनना और हाथ धोते रहना, ये हम पिछले एक साल से ज्यादा समय से सुनते आ रहे हैं, फिर भी हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर आ गई। दूसरी लहर क्यों आई, कैसे आई, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे जरूर आपसे, लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि क्या हाथ धोते रहना, मास्क पहनना, यही सतर्कता हो गई, यही जिम्मेदारी हो गई हमारी कोरोना से लड़ाई में आम लोगों की, या फिर कुछ और करने की जरूरत अब महसूस होती है? जैसा कि आपने कहा कि हम ऐसा सुनते आए हैं 1 साल से, पर कर नहीं रहे थे, करने की जरूरत थी। हमने मास्क नहीं लगाया। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, आप किसी मार्केट में चले जाइए, अगर किसी के चेहरे पे मास्क लगा होता तो लोग उसको ऐसे देखते हैं जैसे कहीं एलियन आ गया है।
कहीं दूसरी दुनिया से आ गया है। लोग लगाते नहीं, अटेंडेंस की नाक के नीचे मास्क लटका रहता है। 90% से ज़्यादा मास्क जो लगाया होता है नाक के नीचे लगाते हैं। सही बात। 70% मास्क गले में लटका होता है। और आप खुद मार्केट में जाके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में लोगों ने मास्क का मजाक बना के रखा हुआ था। और ये समझ लीजिए वैक्सीनेशन का सक्सेस रेट 85% है जो इंडिया में अवेलेबल है जी। मास्क लगा रहे हैं, अगर आप हमेशा मास्क लगा रहे हैं जब भी पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं तो उसकी सक्सेस रेट मोर देन 99% है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाथ धुलने का अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मेरी समझ से मास्क लगाना है जी। अब तो ये लैंसेट की स्टडी पहले भी कंफर्म थी, अभी दोबारा भी कंफर्म आ गई कि ये एरोसॉल एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। ठीक, सरफेस के टच करने से कम फैलता है या नहीं फैलता है, लेकिन फिर भी जो प्रिकॉशन अगर जिसने रखे हैं वो अच्छी बात है। लेकिन मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, लगभग 99% पॉपुलेशन मास्क नहीं लगाती जी। और यही वजह है जिसकी वजह से कि आज हम सेकेंड वेव में इस पीक पे पहुंचे हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग मास्क लगाएं। पूरा देश अगर मास्क लगाएगा तो जो आने वाला जो ये मिसमैच हुआ है, जो क्राइसिस आई हुई है, जो लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाएं नहीं मिल रही हैं, सारा सिस्टम में ताही ताही मची हुई है, वो बचेगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो क्राइसिस है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए तो लोग अभी कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए घर में ही रहें, बाहर न निकलें। अगर निकलना ज़रूरी है तो 100% मास्क लगा के जाएं, अन्यथा कंडीशन और भयावह और ख़तरनाक है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, उसका असर दिख भी रहा है। और कौशल कांत जी, हम आपको बताते हैं कि हम भी एक अभियान चला रहे हैं, जी मीडिया की मुहिम है रोको टोको। इसके जरिए हम सड़क पर उतरते हैं, हमारी पूरी टीम, और जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनको हम रोकते भी, टोकते भी हैं। हम मास्क भी देते हैं कि वो मास्क लगा लें। तो कोशिश सभी की यही है कि लोग मास्क पहने, और मास्क यदि लोग पहनेंगे तभी इस लड़ाई में एक बहुत बड़ी हथियार के तौर पर जो हमारे पास मास्क की सुविधा है उससे हम लड़ पाएंगे। मैं लौट रहा हूं आपके पास, डॉक्टर निधिका पांडे जी से बात करेंगे हम, बाल रोग विशेषज्ञ हैं आप। डॉक्टर निधिका पांडे जी, ये वाला जो नया वेरिएंट सामने आया, जो दूसरी लहर आई, पिछली बार ऐसा लग रहा था कि बच्चों को खतरा नहीं है और ऐसा कहा भी गया, लेकिन इस बार तो बच्चों को खतरा है। और बच्चों को खतरे से मतलब है कि परिवार का हर सदस्य उससे इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि वो बच्चा है और हर कोई उसको गोद में खिलाता भी है, उसके साथ रहता भी है, उसके माता पिता खास तौर से, और परिवार के अन्य दूसरे सदस्य भी। तब ऐसी स्थिति में बच्चों को बचाएं कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें एक छोटा सा क्लॉज है कि हम बच्चों को देख नहीं पा रहे हैं। आज इस बार का जो म्यूटेंट वायरस आया है, ये एक बच्चे एक्चुअली कैरियर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इन्फेक्टेड होंगे किसी सीनियर से या किसी बड़े से तो वो तुरंत सिम्टम शो नहीं कर रहे हैं। ये सिम्टम शो करते हैं कुछ दिनों बाद, और वो सिम्टम बहुत मामूली हैं, जैसे पेट में दर्द, रैश, उल्टी तो या नजला, हल्का जुकाम, हम वो रिलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बच्चे आज के टाइम में कैरियर्स का काम कर रहे हैं, तो इसमें हमें बस यही प्रिकॉशन रखना है कि देखिए, जो छोटे बच्चे हैं, नर्सिंग मदर्स हैं, उनको तो हम अलग नहीं कर सकते। तो ये मिथ हटाएं पहले कि जो पॉजिटिव मदर्स हैं वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती। वो बिल्कुल अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, अपने साथ रख सकती हैं। बच्चों को भी मास्क पहनाना है, इसमें कोई कोताही नहीं करनी है। और जब पता चल रहा है कि फैमिली में कोई बड़ा पॉजिटिव आया है तो बच्चों के साथ प्रिकॉशन रखना है, और वो है आइसोलेशन। जैसे हमारे सीनियर्स भी, क्योंकि अगर 1 साल की उनकी अगर एज है, 3 साल से ऊपर बच्चों को तो मास्क कैरी कर सकते हैं, वो समझदार हो जाते हैं। लेकिन 1 से 2 साल या 3 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए क्या मास्क के अलावा कोई दूसरा विकल्प पॉसिबल हो सकता है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। जैसे हमारे सीनियर्स ने भी बोला ही है कि ये एरोसॉल बॉर्न डिजीज है, ये हवा में फैल रही है, तो इसका प्रोटेक्शन यही है कि हम उन्हें आइसोलेट भी नहीं कर सकते एक्चुअली, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन्हें बिना मदर के वो रह ही नहीं पाएंगे। तो हम ये प्रयास कर सकते हैं कि जितना पॉसिबल हो सके हम डिस्टेंस मेंटेन रखें। छोटे मास्क आते हैं कॉटन के, कवर करके रख सकते हैं। अब जो सो रहे हैं एटलीस्ट हम तब कवर करके रख सकते हैं, और एक अपना डिस्टेंस बना के रखें स्पेशली। और न्यूट्रिशन का जो है सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों का, उनके वैक्सीनेशन का, ये प्रॉपर पहले से ध्यान रखें। लेकिन अब वो टाइम नहीं है, अभी हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, और वो है प्रोटेक्शन और समझदारी, कि अगर कोई बड़ा घर में पॉजिटिव आ गया है तो जितना पॉसिबल हो सके बच्चों को उनसे दूर और बचा के रखें, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ उन्हीं को नहीं, आगे आने वाले समय में भी कैरियर का काम करें। जी, एक सवाल और है, क्योंकि
इस कार्यक्रम को देख रहे कई लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि जब से पता चला है कि बच्चों में भी ये बीमारी फैल रही है, कोरोना इन्फेक्टेड कर रहा है, तो उनकी चिंता बढ़ गई है। तब ऐसी स्थिति में समझना ये जरूरी हो जाता है कि यदि किसी के बच्चों को कोरोना हो जाता है तो वो पैनिक तो होना लाजमी है उनका, क्योंकि उनके बच्चों को यदि कोरोना हो रहा है, लेकिन करना क्या चाहिए, राइट वे क्या होगा उससे निकलने के लिए बाहर? बिल्कुल, देखिए ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, मेरे पास सुबह से कई कॉल आए हैं इस चीज के लिए, क्योंकि माँ बाप बच्चों को लेके बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये घड़ी आ गई है, लेकिन हमें अपने आप को समझाना है कि पैनिक ना हो, सतर्क रहें। जैसे पहले हम ये ध्यान रख रहे थे कि पल्स ऑक्सीमीटर, अपने बच्चे के सिम्टम्स को स्टडी करें सबसे पहले कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड में बच्चा हल्का फुल्का इरिटेबल रहेगा, खांसी जुकाम नजला रह सकता है, बुखार रह सकता है, बुखार 10 दिन तक रह सकता है और कुछ दिनों बाद भी आ सकता है। मॉडरेट में क्या है, मॉडरेट में आपके बच्चे थोड़ा सांस लेने में तकलीफ रहेगी, गर्म सांसें आएंगी, तेजी से सांस लेने लगेगा। तो आपको इससे अवेयर रहना है कि मेरे बच्चे की जो डिजीज है वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर में किस कैटेगरी में आ रही है, अलर्ट रहना है। देखिए, और जो भी हमारे व्हाट्सएप स्टेटस चल रहे हैं, न्यूज चल रहे हैं, या आपस में एक दूसरे को फॉरवर्ड करें कि एजी खा लो, मॉन्टेर खा लो, आइबरमेक्टिन खा लो, बिना अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन डर से या प्रिकॉशनरी की प्रिवेंशन में बच्चे को नहीं देनी है। ना ओवर हाइड्रेट करना है ये सोच के कि वायरल है, ना कम पानी देना ये सोच के कि डायरिया हो रहा है या पानी नहीं देना है, कुछ भी नहीं। ऑब्जर्वेशन इज द की। आप अपने बच्चे के घड़ी घड़ी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करिए, SpO2 का ध्यान रखिए कि कितना फॉल कर रहा है, उसका रेट देखिए, उसके खाने पीने के तरीकों को देखिए और अलर्ट रहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो आप अपने बच्चे के लिए भी एक पैनिक का जोन क्रिएट करेंगे, तो आपको अलर्ट रहना है। बिल्कुल, अलर्ट तो रहना ही है, और अलर्ट यदि जो नहीं रहेगा वो कोरोना के दायरे में आ सकता है, इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि सतर्कता में मास्क भी पहन लिया, हैंड सैनिटाइजर भी यूज कर लिया, सोशल डिस्टेंसिंग भी अपना लिया, लेकिन इसके आगे क्या? योग करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, इसका भी जिक्र हो रहा है, लेकिन इसको लोग मानने वाले, फॉलो करने वाले बेहद कम है। तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, इसका डायरेक्ट कोविड का जैसी कोई इन्फेक्शन है या इस समय की पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा रोल तो मुझे नहीं लगता। रीज़न कि अभी जो क्राइसिस है जो हुई है एक्टिव इन्फेक्शन की वजह से हुई है, लेकिन हाँ, अगर वो सारे लोग जो पहले से ही योग करते रहे हैं, जिनकी चेस्ट की फिजियोथेरेपी या कहें कि चेस्ट का योग, जो प्राणायाम वगैरह करते हैं, उनकी चेस्ट की मसल्स और लंग की कैपेसिटी बेहतर होती है। तो अगर उनमें इन्फेक्शन हुआ तो उनकी रिकवरी फास्ट होगी, वो जल्दी से हील करेंगे और बेहतर रिहेबिलिटेशन होगा। लेकिन अभी कोई सोचे कि आज हम योग करें और कल उसका फायदा हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कभी तो आप शुरू करें, तो आप अगर कर नहीं रहे हैं तो आप इसको शुरू करेंगे, इससे आपका फ्यूचर का रिहेबिलिटेशन बेटर होगा। पर अभी के कोरोना में एक्सपोजर में या उसके इन्फेक्टिविटी रेट में कोई चेंज नहीं आए। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। डॉक्टर निधिका पांडे जी हमारे साथ अब इसके आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन डॉक्टर निधिका पांडे जी, एक सवाल चलते चलते आपसे ये रहेगा कि बच्चों में कोरोना फैल रहा है, बड़ों में भी फैल रहा है, लेकिन बच्चों में इस कोरोना से कितना खतरा महसूस करें लोग? क्योंकि बड़ों में तो स्थिति बड़ी खराब हो रही है, बच्चों में कोरोना हो जाएगा तो पेरेंट्स क्या सोचकर थोड़ा से सेफली सिक्योर रहें कि बच्चों में हुआ है, ठीक हो जाएगा, ऐसी कितनी संभावना? देखिए, आश्वासन पूरा तो हम किसी को भी नहीं दे सकेंगे, लेकिन अभी के जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, कोविड बच्चों में इतना ज्यादा घातक नहीं है अभी तक जो हम देख रहे हैं। लेकिन इससे बुरी बात यह है कि बच्चे, जैसे मैंने पहले बोला, कि उनमें सिम्टम्स नहीं है, पर अगर घर में कोई है तो वो कैरियर जरूर है। तो अगर आपके नोन में, पड़ोस में या फैमिली में, किसी फैमिली में ये है, तो आप अगर उनके घर में बच्चे हैं तो कम से कम उनका प्रॉपर आइसोलेशन जरूर रखें। और पेरेंट्स बिना सिम्टम्स के ना घबराएं, जब तक सिम्टम्स नहीं आते, या जब तक, जैसे हमारे और भी कलीग्स हैं, सर हैं, उन्होंने बताया, अपना ध्यान सिर्फ इस बात पे रखें कि हमारे बच्चे की डे टू डे एक्टिविटीज में या उसके वाइटल्स में क्या ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निधिका पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो हमें बताया है, आपके माध्यम से कई दर्शकों ने इसको जाना भी है। डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद डॉक्टर तरुण निगम भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मनोचिकित्सक हैं आप, और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इनकी भी महसूस हो रही है। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना का खतरा बरकरार है और ये खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सतर्कता बचाव बताया जाता है। सतर्कता को लेकर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ी काम की चर्चा है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं अब जुड़िएगा और अब आप जानेंगे कि क्या कुछ आपको अभी करना बाकी है। बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है ये। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा और डॉक्टर आशीष अग्रवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अब हमारे साथ डॉक्टर तरुण निगम भी जुड़ गए हैं। आप मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर तरुण निगम जी, आपका भी स्वागत जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। लेकिन उससे पहले डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा और सवाल मेरा आपसे सीधा सा ये है कि स्टीम लेना, काढ़ा बनाकर पीना और गर्म पानी पीते रहना, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आम तौर पर हर कोई करना चाहता है और कर भी रहे हैं लोग कोरोना से बचने के लिए। इसका इम्पैक्ट है या ये दिमाग को संतुष्टि देने के लिए पर्याप्त है कि आप कुछ प्रयास कर रहे हैं तो कोरोना से बचे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है सर। ये एक्चुअली देखिए, स्टीम लेना तो हम लोग जो आईसीयू में इवन जो पेशेंट होते हैं उसमें भी कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टीम को लीजिए। और जो काढ़ा होता है वो इम्यूनो बूस्टर है बेसिकली, जो जिसमें जिस तरीके की दवाइयां होती हैं अगर आप उनके बारे में देखें जी, ये मुझे लगता है कि मेरे आयुर्वेद के जो मित्र हैं, डॉक्टर हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बट काढ़ा पीने से बॉडी का इम्यूनिटी तो बढ़ता है और इम्यूनिटी अगर बढ़ेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं और इन्फेक्शन हो भी जाता है तो ठीक होने की संभावना जल्दी रहती है। जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, काढ़ा पीना है, स्टीम लेना है। स्टीम जो होती है फेफड़े के लिए हमेशा अच्छी होती है, लंग्स के लिए। और कोरोना जो है एक लंग का ही इन्फेक्शन है बेसिकली, जो नाक से, क्योंकि आपने अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी था कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इसीलिए मास्क पहनना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए उसमें एक स्टीम लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टीम का जो टेम्परेचर होता है या स्टीम का जो इफेक्ट होता है वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए होता है, उसकी क्लीनिंग को करने के लिए होता है जी। तो अच्छा है, जो लोग लेते हैं बहुत अच्छी बात है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। काढ़े का भी इस्तेमाल करें। काढ़ा भी इम्यूनो बूस्टर है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये फायदेमंद है। डॉक्टर तरुण निगम जी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस वक्त मन डगमगा रहा है क्योंकि लोग लाखों संक्रमित हो रहे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा रोज संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोगों की जान जा रही है। ये बड़ी समस्या है। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक कि आप मानसिक तौर पर स्वस्थ ना हो और आप मजबूती के साथ अडिग ना रहें। ऐसे कई केस आ रहे होंगे आपके सामने। क्या स्थिति बन रही है इस वक्त? क्या मनोदशा है देश के लोगों के बीच या प्रदेश के लोगों के अंदर? जी देखिए, स्थिति तो भयावह है और मैं बताना चाहता हूं कि रोज हम लोग जो केसेस देखते हैं उसमें कोरोना का फियर और कोविड का फियर, मोस्टली इन्फेक्शन हो जाने का फियर या अपने किसी क्लोज वन को खो देने का फियर कोरोना के कारण, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। किसी के लाइफ में क्राइसिस चल रही है, उसकी जॉब छूट रही है, किसी का बिजनेस ठप हो रहा है, किसी ने कोई बिजनेस प्लान्स किए थे, किसी ने लोन लिए थे, तो वो सारी चीजें वो सही से नहीं चल पा रही हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं और इन सब की टेंशन भी है और अपने लव्ड वन को खोने की टेंशन भी है। इट्स अ काइंड ऑफ अ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, यानी कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठ गया है। ये वन ऑफ अ काइंड 100 साल में, 1000 साल में एक बार होने वाली घटना है और इसके लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता है। और ये कभी कभी जब लाइफ में कोई बड़ी चेंजेस आते हैं, किसी की लाइफ में किसी की डेथ हो, जो जॉब चली जाए, किसी का लाइफ में डिवोर्स हो या बच्चे की तबीयत खराब हो, बच्चा मर जाए, तो ऐसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या मिड लाइफ क्राइसिस आते हैं और वो इंसान अकेले उसको फेस करता है। लेकिन जो इस समय हो रहा है वो देखा गया है कि हर आदमी इससे कनेक्ट हो सकता है कि एक फियर है, एक डर है कि क्या होगा, कल क्या होगा, या कहीं मेरे किसी लव्ड वन को ना हो जाए, या जो बाहर जा रहा है तो इस डर से जा रहा है कि मैं कमाने तो जा रहा हूँ लेकिन मैं घर आकर के कहीं किसी को बीमार ना कर दूं, कहीं मेरे माँ बाप, बड़े बूढ़े लोग जो है मेरे कारण कहीं बीमार ना पड़ जाए। तो एक गिल्ट की भावना भी है, एक शेम की भावना भी है। ऐसे में हमें जो करना चाहिए वो ये कि जो एक तो कोरोना वॉरियर है, जो लोग जिनको ना चाहते हुए भी या ये कहें उनकी ड्यूटी है, उनको कहती है कि उनको काम करना है, तो उनको सपोर्ट करें, उनकी फैमिली को सपोर्ट करें। उनके खिलाफ जो स्टिग्मा हो जाता है, जो सोसाइटी में स्टिग्मा लोग पैदा कर देते हैं, उनको आने नहीं देते हैं, जहाँ पे देखा गया था अभी पिछले साल दिल्ली में कि सोसाइटीज में उनको जो है एंट्री नहीं दे रहे थे डॉक्टर्स को, ये नहीं होना चाहिए, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि दे आर ओवरबर्डन्ड, उनका एफिशिएंट मैनेजमेंट, उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे,
इतनी डेथ्स को देखना उनके लिए भी नॉर्मल नहीं है। और अगर उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रही तो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा योगदान है? जी, मेंटल हेल्थ तो है वो आपकी इम्यूनिटी से जुड़ी हुई है। अगर आप मेंटली फिट हैं तो आपकी इम्यूनिटी फिट रहेगी, आपका सर्कैडियन रिदम अच्छा रहेगा जो कि आपकी स्लीप साइकिल को नॉर्मल रखेगा। और डिप्रेशन, एंजाइटी के लगातार रहने से बहुत सारे फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं इन बीमारियों के, जैसे कि किसी को आईबीएस हो जाता है, किसी को वेट लॉस हो जाएगा, इम्यूनिटी लो होती जाएगी और फिर बाद में टीबी हो सकता है, कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक बीमारी हो सकती है। तो जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस है ये सारी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास इसी सवाल के साथ कि मेंटल हेल्थ को हेल्दी कैसे बनाएं। अगर हम कमजोर पड़ रहे हैं, हमारा दिमाग ये सोच रहा है, नेगेटिव तौर पर ज्यादा जा रहा है कि हम पॉजिटिव ना हो जाएं, ये भी अपने आप में एक बड़ा अजीब बात है कि हम पॉजिटिव ना हो जाएं, इसलिए हम बार बार नेगेटिव हुए जा रहे हैं। तो इसको कैसे मजबूत बनाएंगे ये मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर कौशल काल मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन, ये कुछ चीजें ऐसी है जो कोरोना से जुड़ी हुई हैं। अभी हमने देखा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी लगातार पूरे देश भर के कई हिस्सों से सामने आई है, यूपी में भी वो कमी सामने आई है, सरकारें अपने तौर पर प्रयास कर रही हैं। हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग डर के चलते इस इंजेक्शन को खरीद के रख ले रहे हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो कि उनको कोरोना हो जाए या उनके किसी परिवार के व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो वो कम से कम इसको देकर उनकी जान बचा सकें, ऐसा मन में है। तो इस इंजेक्शन को लेकर हम आपसे चाहेंगे कि आप बताएं कि इसकी जरूरत कितनी है और कितनों को पड़ती है। आइसोलेशन जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन सेचुरेशन। अगर आदमी का ऑक्सीजन सेचुरेशन किसी भी पेशेंट का फॉल कर रहा है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन में कुछ क्लियर करना चाहूँगा कि 96 to 98 आइडियल होता है जी। ये 93 तक अगर है तो वो नॉर्मल माना जाए, लेकिन अगर 90 के नीचे आ रहा है तो यस, उसको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। और अगर पेशेंट हाई रिस्क है तो उसको हॉस्पिटल जाकर के ऑक्सीजन का सपोर्ट लेना चाहिए, और एक रीडिंग आने पे लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए जी। अगर कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट को ऑक्सीजन बताते हैं 30-40 आ गई, इसका मतलब ऑक्सीमीटर में उनके मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। अब बात आती है रेमडेसिविर का यूज़। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि रेमडेसिविर इज नॉट ए क्योर फॉर कोरोना वायरस। इसका छोटा सा इफेक्ट है, छोटा सा रोल है, स्पेसिफिक इंडिकेशन है इसके यूज़ होने का। यानी कि जब आदमी को कोरोना का इन्फेक्शन होता है और अगर हम उसके सीटी स्कैन में इन्फिल्ट्रेट्स देख रहे हैं, यानी मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का है, तो शुरू में ही इनिशियल फेजेस में जब माइल्ड टू मॉडरेट में डिजीज़ चेंज हो रही है और ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है, तो उस समय रेमडेसिविर का यूज़ है। क्योंकि ये वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेगा। इस समय की जो क्राइसिस है, ये मैं नहीं कह सकता कि ये मिस यूज़ की वजह से है, एक्चुअली ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से है। तो रेमडेसिविर का ये जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, जितने ज़्यादा लोग आईसीयू की तरफ जाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को लंग में प्रॉब्लम आएगी, उनको रेमडेसिविर की प्रॉब्लम नीड पड़ेगी। तो इसका एक लिमिटेड रोल है। लेकिन इसके बाद जो एक जब इन्फेक्शन स्प्रेड करता है तो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है। जब इन्फेक्शन साइटोकाइन स्टॉर्म में चेंज होता है तो उस समय ये बहुत टेक्निकल हुआ जा रहा है। स्टेरॉइड या टेजुस्मैब इंजेक्शन, जो दूसरे जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर इंजेक्शन, उनका यूज़ होता है। तो उसमें न जाते हुए हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसके लिए रेमडेसिविर होनी चाहिए। किसी भी तरह की स्टॉकिंग, ब्लैक मार्केटिंग, किसी भी इंजेक्शन, किसी भी चीज़ की ठीक नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है। जरूरत जिसको है वही अगर उसको पाए तो ज़्यादा मेरा ये मानना है जी। पूरा कंप्लीट करिए आप सर। जी, मेरा ये मानना है कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोगों का यूनाइट। देखिए, गवर्नमेंट फेल है, सब कुछ है, हम सब मान सकते हैं, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हो रहा जी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल है ना। हम ही ने नहीं चीज़ें फॉलो नहीं की ना, हम ही ने मास्क नहीं लगाया ना, हम ही ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की ना, गवर्नमेंट की वार्निंग को बाईपास किया। हम मीडिया में बैठ के इतने दिनों से सुन रहे हैं, तो लोगों ने उसको
हंसी में उड़ा दिया। यही वजह है कि ये क्राइसिस आई है। तो हमें दोबारा उस सिस्टम में वापस जाना पड़ेगा। अननेसेसरी बाहर जाना, टहलना, घूमना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसेंशियल कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, यही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी, आप तो कोरोना पेशेंट्स के बीच में है सर, और एक नहीं पिछले कई दिनों से हैं। कोरोना पेशेंट्स जब कोरोना उनको हो जाता है तो वो बताते भी हैं कि कैसे उन्होंने लापरवाही की है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि जो दूसरी लहर आई, हमारी कहाँ कमी रह गई? आपने क्या एनालिसिस किया है? अभी मैं डॉक्टर साहब की बातें सुन रहा था, डॉक्टर मिश्रा की, तो बिल्कुल सही बात है कि इसकी जो दूसरी लहर की जो देन है ना, वो हम सब खुद ही है। हम लोग ये भूल गए थे कि शायद कोरोना भी है, और हम लोगों ने ये मान लिया था कि कोरोना चला गया। मास्क लगाना बंद कर दिया था, पार्टीज करनी शुरू कर दी थी, सड़कों पे घूमना शुरू कर दिया था, भीड़ लगानी शुरू कर दी थी। उसकी वजह से ये दूसरी लहर आई। ऑल्दो ये जो स्ट्रेन आया है बहुत खतरनाक है, बहुत इन्फेक्शियस है, बहुत तेजी से फैलता है। दवाइयों का बहुत ही लिमिटेड रोल है। रेमडेसिविर एक ऐसी दवाई है जो इस बीमारी में काम कर रही है, जो मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शंस में, और दवाइयों का कोई खास रोल नहीं है। रेमडेसिविर की डेफिनेटली शॉर्टेज है। हमारे गाजियाबाद का तो मैं जानता हूं कि यहाँ शॉर्टेज है, पूरे कंट्री में भी ऐसा ही सुना जा रहा है, जो मेरे कोलिग्स मुझे बताते रहते हैं जी। बट डेफिनेटली ये जो दूसरी लहर आई, इसके लिए 90% लोग हम खुद ही जिम्मेदार हैं। सरकार तो बाद में, सरकार तो हमेशा लगातार आगाह करती रही कि मास्क लगाइए और वैक्सीन लगवाइए, जाइए वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन लगवाने सर इतने लापरवाह हैं कि अभी नहीं लगवाएंगे, बाद में लगवा लेंगे। लोग तो लापरवाह हो गए, लेकिन दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर तक दूसरे देशों में आ चुकी है। हम रोज पढ़ भी रहे थे उसको, और आम जनता से हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऊपरी तौर पर हमने उन देशों में जो स्थितियां बन रही थी उसको नजरअंदाज किया? हमारी सरकारों ने ऐसा किया कि वो अलर्ट जो होना चाहिए था समय पर वो नहीं मिल पाया, और देखते ही देखते कुछ दिनों में, वो मुश्किल 20-25 दिन में ये स्थिति बन गई है कि 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फेलियर तो सभी फ्रंट पे है, सरकार के भी फ्रंट पे है, हम लोगों की तरफ से भी है। हम लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाए, जबकि हमको पता था कि दूसरी लहर आएगी। ये निश्चित था, ये भी बिल्कुल पक्का था, बट हम लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं करी। आज मरीज, पेशेंट जो है भटक रहे हैं इधर उधर, बेड्स नहीं मिलते हैं, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पा रही है, इंजेक्शंस की सप्लाई नहीं पूरी हो पा रही है। ये मतलब इससे बड़ी दुखदाई और क्या स्थिति होगी कि पेशेंट सड़कों पे पड़े हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, और उनके लिए बेड अवेलेबल नहीं है। आप देखिए, ये सच्चाई तो यही है, बिल्कुल सच बात है ये। और इसके लिए जिम्मेदारी तो सरकार की भी है, हमारी भी है। हमारी तो 90% है। मैं तो कह रहा हूँ इस चीज को कि हम लोगों ने ये बिल्कुल कैसे भूल गए हम कि ये कोरोना चला गया, बिल्कुल भूल गए थे हम लोग। और जबकि ये यही था, और ये भी पता था कि दूसरी लहर आएगी। हमको इसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए थी, हम लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए था, खुद जागरूक होना चाहिए था। सरकार लगातार मैसेज भी दे रही थी, बट हाँ, सरकार का भी फेल्योर है, दोनों तरफ से फेल्योर है। बिल्कुल फेल्योर तो है सर, उसका हम असर भी देख रहे हैं। और डॉक्टर तरुण निगम जी, अब सवाल ये है कि इस फेल्योर के चलते लोग बड़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं, उसका असर जितने बीमार हो रहे हैं उन पर तो है, लेकिन उनके साथ साथ जुड़े हुए और उनको देख रहे कई लोगों पर पड़ रहा है मानसिक तौर पर भी। तब सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ऐसे क्या करें? क्या फिल्म देखें, म्यूजिक सुने? मन भी नहीं लगता है सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, लोगों की बड़ी परेशानी है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो हम चाहकर भी सकारात्मक सोच नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं, तो क्या कदम उठाए जाएं? जी देखिए, भय का तो माहौल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और इस भय के माहौल में जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो सोशल मीडिया पे और फेसबुक और बहुत सारी जगहों पे अनवेरिफाइड लोग जो है फॉरवर्ड करते रहते हैं। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हर एक की जिम्मेदारी है कि उसको पहले वेरीफाई करें कि क्या वो सही सोर्स से आप ये इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, क्योंकि ये किसी के लिए फियर का काम कर सकती है। तो पहले तो वो रोकें। दूसरा, बहुत ज्यादा इंडल्ज ना हो न्यूज़ में। आप अपना एक टाइम फिक्स करें कि आपको दिन में 4 या 6 बार न्यूज़ देखनी है और उसके बारे में डिस्कस करना है। तीसरा है कि जब सोसाइटी कलेक्टिवली कोई काम करती है, क्योंकि देखिए सेंस ऑफ कंट्रोल चला गया है, आपकी लाइफ में एक कंट्रोल होता है, आप जानते हैं कि आप कल जाएंगे, ये काम करेंगे, वापस आएंगे सुरक्षित होके, ये चीज चली गई है। तो एक कलेक्टिव अप्रोच जब होती किसी भी एक पॉइंट पे आप अगर करते हैं एक सोसाइटी की तरह, तो एक सेंस ऑफ कंट्रोल वापस से आता है। तो देखा गया है कि जहां जहां पे कुछ भी मेजर्स लिए गए, जैसे कि फूड प्रोवाइड कराना, पैसे दे देना,
है ना। आप सोसाइटी की तरह से बाहर आकर के वो थाली बजाना और वो कोरोना ग्रो बोलना था, वो इसलिए था कि लोगों का मोरल बूस्ट हो, ना कि वो थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा। ये सब मेंटल एक्टिविटीज हैं तो आपको लगता है कि एक बार फिर से वो थाली बजनी चाहिए? जी, थाली बजनी चाहिए और लोग एक दूसरे से बात करें, प्लेटफॉर्म्स पे आए, भले ही फिजिकली कनेक्ट ना हो लेकिन इमोशनली एंड वर्चुअल वे में कनेक्टेड रहें, एक दूसरे से बात करें, क्योंकि ये एक ऐसी क्राइसिस है, हर क्राइसिस में एक दूसरे के साथ हम खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जिसके घर में कोई मरा भी है तो लोग उससे आकर के गले भी नहीं मिल पा रहे हैं, ग्रीविंग भी नहीं हो पा रही है। तो अभी तो मैं नहीं जानता, लेकिन पैथोलॉजिकल ग्रीफ हो सकता है आगे जाकर के हमें बहुत भारी मात्रा में दिखे। हमें ये देखना है कि कल को सुसाइडल टेंडेंसीज ना डेवलप हो जाए लोगों में, या ऐसा ना हो कि लोग जो है अपने आप को बिल्कुल हताश मान ले। और लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि हम इस स्थिति को पहली बार देख रहे हैं, हमने एक साल में यही सब देखा है, और जो पहली लहर में हमने देखा वो तो हमारे लिए अनवांटेड थी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, हमने पहली बार देखा था, उसको फेस किया था। लेकिन जब दूसरी लहर में हमें पता है कि कोरोना क्या है, हमें पता है कि उससे कैसे बचना है, हमें पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, फिर भी स्थिति खराब क्यों हो रही है? फिर सर प्रॉब्लम ये है कि पहली ही वेव में हम लोगों ने बहुत स्ट्रिंजेंट मेथड्स लिए थे, सब लोगों ने बहुत उसको अच्छे से फॉलो किया, तो जो पेंडेमिक का फटीग होता है वो फर्स्ट ही वेव में हम लोग ने पूरी तरह से थक गए, हम लोग उसको अप्लाई करते करते, उसके बाद हम कैजुअल हो गए। तो जो पेंडेमिक फटीग है ये हमें आने नहीं देना चाहिए था। वो फोन पे जो रिंगटोन में बार बार वो सुनाई देते था कि कोरोना है, लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा रखें, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते थे, इरिटेट होते थे कि भाई अमिताभ बच्चन ना बोले या फलाने लोग ना बोले, लेकिन वो चीज जो है मानी नहीं जाती थी। तो ये चीज हमें चाहिए कि हम इन चीजों को संभाल के रखें, है ना। कि सर हाँ, एक सवाल और चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि लोग तो बीमार हो रहे हैं, लेकिन जो इनका इलाज कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, इनके सामने रोज ऐसे मामले सामने आते हैं, ये देखते हैं किस तरह से लोग पेशेंट बीमार हो रहे हैं, और डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी तो लगातार उनके साथ मौजूद भी हैं। ये अपने आप को कैसे दिमागी तौर पर मजबूत रखें? ये पढ़े लिखे हैं, एक्टिव हैं, लेकिन सर दिमाग तो सबका एक जैसे ही सोचता है ना कभी कभी तो। जी जी बिल्कुल सर, देखिए डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा। हम उनको, अब वो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ना, पेशेंट की रिकवरी, उसकी एज, उसके बहुत सारे कोमॉर्बिडिटी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हम डॉक्टर्स को ओवरबर्डन ना करें, उनको बार बार कॉल ना करें, जैसे रात भर लोगों के जो है, जो नोन है, कहीं दूर से किसी का नंबर मिल गया है, तो ऐसा डेस्परेट मेजर्स है कि लोग कॉल कर रहे हैं डॉक्टर्स को, तो वो चाह के भी वो उठा नहीं पा रहे हैं या रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक इंसान की फोन को रिसीव करने की लिमिट होती है। तो एक्सपेक्टेशन उनसे उतनी ही रखें जो एक, मतलब आप अवेयर होंगे, अगर आप जानेंगे कि क्या सिचुएशन है, तो आप उनसे वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ही नहीं, है ना। और जो डॉक्टर है उसको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ध्यान देना है, कि वो सिर्फ अपने घर का ही नहीं, वो सोसाइटी का भी एक हीरो है, एक रोल मॉडल है, और उसको अपने को हेल्दी रखना है, अपने को फिट रखना है, कि वो इस पेंडेमिक से सोसाइटी को एट लार्ज निकाल के बाहर ला पाए। ठीक, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, सवाल मेरा अगला आपसे ये है कि इन सारी बातों के बाद अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी रह गई हैं जिनको हम शायद छू ना पाए हों, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी और क्या कुछ चीजें करने की जरूरत महसूस होती है समाज में, लोगों को, घर परिवार में? देखिए, जो कोरोना की बात हो रही है तो अभी हम कोरोना पे ही बात करते हैं। ये जो सेकेंड वेव आई है, पूरी हैवी वेव आई है, अभी मैं ये देख सकता हूँ कि अगले 2 पीक्स और आने बाकी हैं, 2 पीक आने बाकी हैं, और मेरा ये मानना है कि जो 3rd पीक आएगा उसकी इंटेंसिटी जो पहला पीक था शायद उसके बराबर होगी, वो ज़्यादा भी हो सकती है, ये सबको मालूम होना चाहिए। और इस पैंडेमिक को पूरी तरह से ख़त्म होने में मुझे ऐसा मानना मेरा है कि ये 2023 पूरा चला जाएगा। क्योंकि जितनी भी, अगर हम पिछले 1000 साल की पैंडेमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि किसी भी पैंडेमिक में कम से कम 3 पीक आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 पीक आते हैं। तो ऑन एवरेज इस पैंडेमिक में जो मेरा यकीन है, कम से कम 4 से 5 पीक तो आएंगे ही आएंगे जी। ये सेकेंड पीक यूजुअली ये देखा गया है कि फर्स्ट पीक से हमेशा ज़्यादा ऊंचा होता है, बड़ा होता है। कभी कभी 3rd पीक सेकेंड पीक से आगे निकल जाती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि सेकेंड पीक के बाद, यानी कि लेवल अब इतना है कि अभी सर्वे हमारा, हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना भी पड़ेगा,
नियम जो बनाए गए हैं उसको मानना ही पड़ेगा, और जो सतर्कता ही बचाव हम बार बार कह रहे हैं इसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपकी प्रशंसा भी करते हैं कि आप इतने कठिन समय में लोगों की मदद तो कर ही रहे हैं और साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। डॉक्टर तरुण निगम जी आपका भी धन्यवाद, आपने एक मनोचिकित्सक के तौर पर लोगों को बताया कि कैसे रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम कोरोना के लिए लोगों को जागरूक जो अब तक करते आ रहे हैं उसमें हम कुछ नया भी आपको बताएं कि आपको अब क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि बचाव ही आपको इस बीमारी से दूर रख सकता है। और आपने सुना भी है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में इतना ही, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।